तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं, आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे लगातार टोका है कि आप ऐसी कहानियों को क्यों सुनाते हैं जिसमें एक लड़की के कैरेक्टर के बारे में बात हो, कुछ नाजायज़ संबंध से संबंधित कुछ कहानियाँ आप सुनाते हैं। तो आप ऐसी कहानियों को ना सुनाएं। और भी क्राइम होते हैं और भी सारी चीज़ें हैं, आप एक ही टॉपिक को ज़्यादातर सुनाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि चोरी की वजह से कत्ल नहीं हो रहा? क्या ऐसा नहीं है कि पैसों की विवाद की वजह से कत्ल नहीं हो रहा, या फिर कोई और भी मैटर हो सकता है? लेकिन आप ज़्यादातर आपकी कहानियों में 80% कहानियाँ ऐसी ही होती हैं। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शायद आपको कुछ ज़रूर ऐसा बयां करेगी, कुछ ऐसी ज़रूर बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और कहानी जब ख़त्म करूँगा तो इसी कहानी से संबंधित और आपके इन सवालों के एवज़ में आपसे एक सवाल भी पूछूँगा। और पूरी उम्मीद है कि शायद आप इस सवाल को समझेंगे और मेरे कहने के मतलब को भी जानेंगे। तो अब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी है, ये कहानी है बिहार के वैशाली की। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी बहुत पुरानी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत साल बीत गए। दरअसल ये कहानी अभी इसी साल 2023 के इसी मई महीने की घटी एक घटना है। दरअसल इसी वैशाली ज़िले में एक गांव है, हरप्रसाद गांव। गांव में एक शख्स जिसका नाम था शिव कुमार दास अपने पूरे परिवार के साथ ठीक ठाक तरीके से रहते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर इधर उधर करके जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। परिवार में शिव कुमार दास थे, इनकी पत्नी थी, 2 बेटियां थी, बाकी इनके चचेरे भाई थे, उनकी पत्नी थी, सारे लोग। अब चूँकि गाँव में तो ऐसा होता नहीं है कि 2 भाई भी हैं तो सबके अलग कमरे हो। गाँव में वे कहीं ना कहीं भी शहर से ज़्यादा प्यार रिश्तों में बना हुआ है। इसलिए अब शिव कुमार दास, उनकी 2 बेटियां, उनकी पत्नी, बाकी जो इनकी भाभी थी, ये सारे लोग ठीक ठाक तरीके से रहते थे। ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जो कुछ पैसे थे उन्हीं में गुजारा करते थे। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, जैसे ईश्वर की इच्छा थी उस हिसाब से पूरा परिवार अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। जो 2 बेटियाँ थीं वो भी बड़ी होती गई। छोटी वाली बेटी हो जाती है 9 साल की, बड़ी वाली बेटी हो जाती है 13 साल की। अब 13 साल की दोनों बेटियां हो गई तो फिर शिव कुमार दास को भी लगा कि चलो बिटियां बड़ी हो रही हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई पे अब ध्यान देते हैं, इनको पढ़ा लिखा के कहीं भेजते हैं। शायद जो ज़िंदगी हम लोग नहीं देख पाए वो ज़िंदगी बेटियाँ देखेंगी, जो काम हम लोग नहीं कर पाए वो काम हमारी बेटियाँ करेंगी। अब शिव कुमार दास भी जी तोड़ बेचारा मेहनत करता, उस मेहनत से अपनी बेटियों का लालन पालन करता, उनकी शिक्षा, उनकी खुशी के लिए हर एक चीज़ करता। बेटियों ने कहा कि फ़ोन चाहिए, बेटी को फ़ोन भी मिल गया। सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से चलती रही। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा। जो बेटियां थी स्कूल जाती, स्कूल से घर पे आती, आने के बाद फिर घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाती, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई वगैरह करके फिर खा के सो जाती। समय गुजरता रहा, धीरे धीरे यही चीज़ें चलती रही सिलसिलेवार तरीके से। और इसी बीच 15 मई साल 2023 को जो शिव कुमार दास थे उनको किसी रिलेशन में, किसी रिलेटिव के यहाँ किसी फंक्शन में जाना था। अब शिव कुमार दास को किसी फंक्शन में जाना था, सपरिवार आने का न्योता था। अब शिव कुमार दास तैयार होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात आती है कि मैं और जो मेरी पत्नी है ये दोनों लोग जाते हैं, चूँकि दोनों बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, स्कूल वगैरह खुले हुए हैं, तो फिर किसी फंक्शन में लेके जाएंगे, 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा और बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये बात जैसे शिव कुमार दास के दिमाग में आती है तो फिर शिव कुमार दास बच्चों से कहते हैं कि बेटा तुम दोनों मत जाओ, हम और तुम्हारी माँ जाएंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे। बड़ी वाली बेटी भी कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मेरा भी मन नहीं था जाने का। अब इसके बाद शिव कुमार दास जहाँ जाना था वहाँ निकल जाते हैं। दोनों बच्चे और उनकी चाची घर पे हैं, शिव कुमार दास और उनकी पत्नी रिलेशन में चली गई। 15 तारीख को ये लोग गए थे। 16 या 17 तारीख को जब लौट के आते हैं, आने के बाद घर के अंदर दाखिल होते और सबसे पहले जो पिता थे उनको इंतज़ार था कि 2 बेटियां हैं घर पे, जैसे देखेंगी चहक के भाग के पास आएंगी। आने के बाद खुशी से कभी गोद में उछल जाएंगी, कभी पानी वगैरह लेके दौड़ेंगी। अब इसी उम्मीद के साथ जैसे शिव कुमार दास घर पे आते हैं तो घर की जो हालत थी उसे देखने के बाद शिव कुमार दास एकदम अजीब सा महसूस करते हैं। घर में अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। जो चाची थी वो भी कुछ परेशान और दुखी लग रही थी, जो बड़ी वाली बेटी थी वो भी कुछ दुखी लग रही थी।
लेकिन जो छोटी बेटी थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। अब जैसे ही ये बात शिव कुमार दास देखते हैं कि छोटी बेटी नहीं दिखाई दे रही, तो फिर बड़ी बेटी से पूछते हैं कि करीना कहाँ गई। अब करीना के बारे में जैसे पूछते हैं तो फिर बड़ी बेटी जो थी वो बेहद रोते हुए कहती है कि जो करीना है 1 दिन से गायब है, स्कूल गई थी, लौट के नहीं आई, हम लोग गांव में खोज के थक चुके हैं, उसका कुछ भी पता नहीं। अब जैसे ही ये बात बड़ी बेटी बोल रहे तो एकदम शिव कुमार दास के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि बिटिया कहाँ गायब हो गई, और 1 दिन से गायब है, यानी मैटर बहुत बड़ा है। अब शिव कुमार दास फ़ौरन ही जो भी झोला झंडी लेके आए थे उसको वहीं पे पटकते हैं, अपनी बैग वगैरह को रखते हैं। माँ इधर रोने लगती है, उसको भी समझाते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं और फ़ौरन भाग जाते हैं थाने, जो वहाँ का थाना लगता था जंदाहा थाना। जंदाहा थाना जाते हैं, जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि उनकी जो बेटी है 9 साल की करीना स्कूल गई थी और लौट के नहीं आई। 15 तारीख से ये लोग गए थे, शायद 15 या 16 से ही वो गायब थी। 17 तारीख को कंप्लेन दर्ज हुई। अब पुलिस वाले भी जब कंप्लेन दर्ज करते हैं तो फिर कायदे से पुलिस वालों को जो काम करना चाहिए था, इस बार वास्तव में पुलिस वाले वो काम करते हैं। कंप्लेन दर्ज करने के बाद फ़ौरन खोजबीन शुरू करते हैं, गांव में आते हैं, पूछताछ करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, स्कूल में जाके पूछताछ करते हैं कि क्या बेटी आई थी या नहीं आई थी। अब स्कूल में जाते हैं पूछताछ करने के लिए तो पता चलता है कि हाँ स्कूल में आई तो थी और यहाँ से सुरक्षित एकदम हंसते खेलते घर पे भी गई। उसके बाद फिर दोस्तों से भी पूछताछ शुरू होती है कि क्या तुम्हारे पास खेलने तो नहीं आई थी या फिर तुम्हारे साथ स्कूल से लौटती है। तो दोस्त भी बताते हैं कि हाँ स्कूल से हमारे साथ आई थी और हमने तो उसको लगभग घर तक जाते हुए देखा। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनको अजीब मुसीबत लगती है कि स्कूल वाले कह रहे हैं कि घर पे गई, दोस्त यार भी कह रहे हैं कि घर पे गई, घर वाले कह रहे हैं कि घर पे पहुंची ही नहीं, तो बीच रास्ते में बिटिया गायब कहाँ हो गई। अब इसी सवाल के पीछे चाहे पिता हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे आसपास के लोग हों, सारे लोग भागते रहते हैं। लगभग 2-3 दिन गुजर जाता है। पुलिस वाले अपने तरीके से हर संभव कोशिश करते हैं, हर एक नदी नाला, हर एक संभव जगह जहाँ जहाँ उन्हें डाउट हो रहा था और उस जगह पे जा रहे थे, छानबीन कर रहे थे। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए और जैसे ही 3 दिन गुजरे तो जो शिव कुमार दास के घर के पीछे की ज़मीन थी वहाँ पे किसी की केले की फसल थी। अब केले की फसल थी तो अक्सर वो 3-4 दिनों पे अपने खेत के पास आता था अपनी फसलों को चेक करने के लिए। और संजोग से जैसे ही 3-4 दिन बाद यानी 17 को कंप्लेन हुई, लगभग 19-20 तारीख को जैसे ही वो आता है तो आने के बाद अंदर केले की फसल में जैसे ही दाखिल होता है तो जो कुछ देखता है और जो कुछ महसूस करता है उसे देखने के बाद उल्टे पांव भागता है, पूरे गांव में चीख पुकार मचाता है। गांव वाले भी आते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस वाले भी मौके पे आते हैं और जो कुछ देखते हैं उसे देखने के बाद चाहे पुलिस वाले हो चाहे आसपास के लोग हों, सारे लोगों की रूहें कांप गई। दरअसल उस खेत में एक बच्ची की लाश पड़ी हुई थी और कायदे से लाश भी कहना गलत होगा। बच्ची के चेहरे को बुरी तरीके से जलाया गया था तेजाब से, हाथ की उंगलियों को काट के अलग कर दिया गया था, चेहरे को बुरी तरह खराब कर दिया गया था और बच्ची स्कूल ड्रेस में थी। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले देखते हैं तो मानो तो उनकी तो हवा खराब कि उनके इलाके में इतना बड़ा क्राइम हो गया। बात भी लोगों तक पहुंची, धीरे धीरे मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चीज़ें शेयर होने लगी। वहाँ के सांसद तक ये बात पहुंची, सांसद भी भागे भागे मौके पे आते हैं और भी कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक ये बात पहुंची, वो भी भागे भागे आते हैं। अब जैसे जैसे ये मामला बढ़ता जा रहा है, पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर, इधर चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, घरों के चक्कर काट रहे थे, हर संभव मदद की गुहार बता रहे थे कि जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी हम आपके साथ खड़े हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। अब ये चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन अब सवाल तो यही था कि आखिर इस बच्ची के साथ किसने ऐसा कर दिया। इस 9 साल की फूल सी बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी थी। अब एक एंगल ये भी लगने लगा कि कहीं इस बच्ची के साथ किसी ने कुछ गलत काम न कर दिया गया हो। अब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि इस बच्ची के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ है, बस इसकी हत्या हुई है और हत्या बहुत ही बुरी तरीके से हुई है। अब जैसे ही ये बात साबित हुई कि इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो फिर इस 9 साल की बच्ची की हत्या का वजह क्या बनी। अब इसी सवाल के पीछे पुलिस वाले हो, चाहे डॉग स्क्वाड की टीम हो, चाहे FSL की टीम हो, अलग अलग फॉरेंसिक की टीमें जगह जगह की खाक छान रही हैं, कभी उस क्राइम सीन को चेक कर रही हैं, कभी इधर उधर चेक कर रही हैं। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले चेक कर रहे थे तभी पुलिस वालों के दिमाग में है कि
स्कूल वाले भी बता रहे थे कि बच्ची घर पे गई थी, दोस्त यार भी बता रहे थे कि बच्ची घर पे गई थी। तो एक काम करते हैं, इस घर को भी एक बार बारीकी से चेक कर लें। जब आसपास कातिल नहीं मिल रहा, इधर उधर कहीं कातिल नहीं मिल रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल घर पे ही कहीं छुपा हो, या फिर इस बच्चे के साथ घर में ही कोई हादसा हुआ। फिर क्या था, पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है, और जैसे ही एक कमरे की तरफ डॉग स्क्वाड जाती है, जो कुत्ते थे अचानक से भूखने लगते हैं। अब कुत्ते के भूखने का मतलब जाहिर सी बात है कि अंदर कुछ ऐसा था जो संदिग्ध था। पुलिस वाले भी भाग के जाते हैं, जाने के बाद उस चीज़ को चेक करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे खून के कुछ छींटे पड़े हुए थे। अब जैसे खून के छींटे मिलते हैं तो फिर क्या था, फिर पूछताछ घर वालों से ही होनी थी। तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि उस टाइम घर पे था कौन कौन। तो फिर जो जवाब मिला वो भी बड़ा हैरान करने वाला था। घर में महज एक 13 साल की बच्ची थी और उसकी एक चाची थी। अब महज 2 लोग थे तो पूछताछ भी जैसे तैसे करके इन दोनों से ही करनी थी। तो पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं और अपने तरीके से पूछताछ करते हैं और कमरे की बारीकी से छानबीन करते हैं तो उस बच्ची के तकिए के नीचे से एक मोबाइल और 4 सिम मिलते हैं। अब पहले खून का निशान मिलना और फिर एक मोबाइल और 4 सिम का मिलना, अब ये चीज़ जैसे पुलिस वाले देखते हैं तो उनको लग जाता है कि ये मामला जो है कुछ और ही है। फिलहाल पुलिस वाले उन सिमों को कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद जब जांच पड़ताल करते हैं तो उसमें से एक और लड़के का नंबर निकलता है, और वो लड़का बगल के ज़िले समस्तीपुर के नीरज नाम का था। पुलिस वाले अब आओ देखते हैं नताव देखते हैं, नीरज को भी और इस लड़की को भी और उस महिला को उठाते हैं। उठाने के बाद पूछताछ शुरू करते हैं, क्योंकि मामला बहुत तूल पकड़ चुका था। तो जब पुलिस वाले अपने पुलिसिया अंदाज को अपनाते हैं तो अपनाने के बाद फिर अंत में तीनों लोग टूटते हैं, और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद शायद आज खुद मेरा कलेजा काँप गया। दरअसल 2 महीने पहले इस कहानी की शुरुआत होती है। अप्रैल महीने में जो ये बच्ची थी 13 साल वाली, जिसका नाम मैं चाह कर भी नहीं ले सकता, ये किसी काम से बाहर गई हुई थी और संजोग से वहीं पे ये 18-19 साल का लड़का नीरज भी आया हुआ था। नीरज आता है, आने के बाद फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद स्माइल करते हैं। अब स्माइल जब दोनों तरफ से हुई तो फिर नीरज आगे बढ़ता है, फिर नंबर वगैरह की बात पूछता है। लड़की बताती है कि हाँ फ़ोन चलाती हूँ। नीरज अपना नंबर दे देता है, फिर लड़की नंबर ले लेती है। लेने के बाद फ़ोन पे बातों का सिलसिला चालू हो जाता है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर देखते ही देखते 1 महीने के अंदर दोनों में दोस्ती भी हो गई। दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी और 2 महीने होते होते ही दोनों में प्यार भी हो गया। अब एक 13 साल की लड़की एक 19-20 साल के 18-19-20 साल के लड़के के प्यार में पागल है। लड़का भी इससे मिलने को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लड़की बताती है कि गांव में तो कहीं ऐसी जगह है नहीं, तो फिर क्या करें। अब इधर ये बातचीत करती रहती है, ये चीज़ें भी लगातार चलती रहती हैं, लेकिन इसी बीच माँ तो नहीं, लेकिन इस लड़की की जो चाची है वो जान जाती है कि जो ये 13 साल वाली लड़की है ये किसी से बात करती है। अब कायदे से चाची को यहाँ रोकना चाहिए था, टोकना चाहिए था, डांटना फटकारना चाहिए था, लेकिन जो चाची थी वो खुद भी इस चीज़ में संलिप्त हो जाती है, खुद भी उस लड़के से बात करने लगती है। और देखते ही देखते नीरज का संबंध उस लड़की की चाची से और उस बच्ची से दोनों से हो जाता है। अब एक लड़का है, उसके एक ही घर में 2-2 मासूकाएँ हैं। फिर क्या था, जब मेल जोल का सिलसिला हुआ तो अक्सर ऐसा होता कि जब शिव कुमार दास और उसकी पत्नी घर पे नहीं होती और छोटी बेटी स्कूल जाती तो फिर लड़का घर पे आता, इन दोनों से मिलता, वो तमाम चीज़ें करता। ये चीज़ें भी लगातार चलती रही। और इसी बीच जब 15 तारीख को शिव कुमार दास और उसकी पत्नी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो जो फिर नीरज था इस बात की जब भनक पाता है कि घर पे कोई नहीं है, बस चाची हैं और वो दूसरी वाली लड़की है और ये उसकी गर्लफ्रेंड है, तो फिर नीरज कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। चाची भी कहती हैं कि ठीक है, जो लड़की है वो भी स्कूल चली जाएगी, उसके बाद तुम आ जाना। बच्ची भी खुश रहती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा। 15 तारीख को शिव कुमार दास जाता है, उसके जाने के जस्ट बाद नीरज आता है। आने के बाद फिर बारी बारी से इन दोनों के साथ संबंध बनाता है। इन दोनों के साथ संबंध बनाने में और बातचीत करने में, मिलने जुलने में काफ़ी टाइम लग गया और देखते ही देखते शाम हो गई। अब नीरज को लगा कि अभी तक बच्ची आई नहीं तो वो निकल जाए, लेकिन जैसे ही निकलने के बारे में सोचता है तब तक जो करीना थी, करीना वापस आ चुकी थी स्कूल से और नीरज और उसकी बहन को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। अब जैसे ही ये चीज़ उस करीना देखती है तो फिर नीरज तो वहाँ से 9-11 हो जाता है, लेकिन जो बड़ी वाली बहन थी और जो चाची थी
इन दोनों को लग जाता है कि अब इस बारे में अगर करीना ने गलती से भी शिव कुमार दास को बता दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, बात बहुत बढ़ जाएगी। पता नहीं शिव कुमार दास क्या करें क्या ना करें। अब वो करीना की बड़ी बहन और चाची दोनों लोग डरते हैं और डरते ही डरते फिर प्लान बनता है। प्लान बनने के साथ नीरज वापस लौट के आता है और फिर ये तीनों लोग मिलके करीना का कत्ल कर देते हैं। अब कत्ल करते हैं, कत्ल करने के बाद फिर लाश का क्या करें। तो फिर प्रोफेशनल कोई किलर तो थे नहीं, ना इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो फिर ये तीनों लोग लाश को एक बक्से में वहीं अपने घर में ही 3 दिनों तक छुपा के रखते हैं। यानी जब ये FIR हो रही थी, खोजने की कवायद हो रही थी, तब तक ये लाश घर में ही थी। अब लाश घर में है, सारे लोग खोज रहे हैं, लेकिन 3 दिनों के अंदर लाश से बदबू आने लगी। अब इन्हें लगा कि अब क्या करें। इधर पुलिस वाले भी चौकन्ने हो चुके थे, एकदम खोजबीन चालू हो गई थी। तो फिर इन्हें लगा कि अब कहीं से भी मामला फंस ना जाए, इसीलिए तीनों लोग मिल के कायदे से नीरज आइडिया देता है, बाकी ये दोनों लोग उसके चेहरे को बुरी तरीके से जलाते हैं और उसकी उंगलियों को काट देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिंगरप्रिंट वगैरह मिल जाए। उसके बाद लाश को रात में ही पीछे के केले के खेत में फेंक देते हैं। अब इसके बाद पुलिस वाले जब ये सारी बात सुनते हैं और सुनने के बाद जो कुछ होना था, वो आपको पता है कि लड़की नाबालिग थी तो उसको बालिका सुधार गृह में भेजा जाएगा। इन दोनों को जो न्यायालय के हवाले किया जाएगा, न्यायालय जो फैसला देगा वो कुछ होगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि मेरा आपसे आज एक सवाल होगा, हर बार आप मुझसे सवाल करते हैं, इस बार मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या कोई 13 साल का ऐसा लड़का होगा या फिर कोई 13 साल की ऐसी लड़की होगी जो प्रॉपर्टी के लिए अपनी बहन को या फिर अपने भाई को इस तरह से मार दे और मारने के बाद चेहरे को जला दे, उंगलियां काट दे। हाँ, एक्सेप्शनल हो सकते हैं, कोई सीरियल किलर हो सकता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली आप सोच के देखिए कि एकदम मानसिक रूप से स्वस्थ इंसान 13 साल की उम्र में पैसे के लिए इस तरह से कर सकता है। ज़मीन के विवाद में कोई 13-14 साल का लड़का या लड़की ऐसे कर सकती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, कि ये जो प्यार मोहब्बत और ये नाजायज़ संबंधों वाला चक्कर है, इसमें उम्र और अपराध की सीमा की कोई एक फ़िक्स लिमिट या कोई फ़िक्स दायरा रह ही नहीं जाता कि कौन सी उम्र में कौन क्या कर दे। इसलिए अक्सर यही होता है कि ऐसी कहानियों को मैं ज़्यादातर कवर करता हूँ और इसका एम भी यही होता है कि शायद जो माँ बाप हैं अपने बच्चों पे नज़र रखें। यहाँ जो शिव कुमार दास था, उसने तो बस अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए फ़ोन दिया था कि बिटिया ऑनलाइन पढ़ाई करेगी, और रिज़ल्ट जो हुआ आपके सामने। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी से शायद पूरा वैशाली इस टाइम डिस्टर्ब है, सबके पैरों के तले ज़मीन खिसक चुकी है कि कोई लड़की इस तरह से कैसे कर सकती है। अब आते हैं आज के सवाल पे, जो सवाल मैंने कल पूछा था, और मेरा सवाल था कि साल 2022 के अगस्त महीने में 15 अगस्त को एक सैटेलाइट लॉन्च हुई थी जिसका नाम था आज़ादी GSAT। इसको इसरो ने लॉन्च किया था। तो इसको लॉन्चिंग मतलब इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी, इसको यादगार बनाने के लिए बाकायदा कई लड़कियां बुलाई गई थी। तो इन लड़कियों की संख्या कितनी थी जिनके हाथों से, जिनके करकमलों से ये सारी चीज़ें हुई। तो इस सवाल का मैंने 4 ऑप्शन दिया था। पहला था 500 लड़कियाँ, दूसरी थी 750, तीसरी 1000, चौथा 1250। तो जो सही जवाब है वो है 750 लड़कियाँ। और इस सवाल का सही जवाब दिया है ईश्वर गुप्ता जी हैं, अवंती होरू जी हैं, पंकज पटेल जी हैं, खुबैब जी हैं, राजेश आमले जी हैं, और मारिया सलीम जी हैं, अतुल रमन जी हैं, जी खैरा जी हैं, शैलेश जी हैं और विजेंद्र सिंह जी हैं, ओमेंद्र नाथ पांडे जी हैं, बादल जी हैं, नाजिरा अख्तर जी हैं, लड्डू यादव जी हैं। और इन्होंने कहा कि जब जब ये कमेंट करते हैं, जब जब ये जवाब देते हैं, तो अगले दिन पता नहीं क्या होता है कि मैं कहानी नहीं सुनाता और इनका नाम भी नहीं ले पाता। तो आज फाइनली इनका भी नाम ले लिया गया। सुखविंदर कौर जी हैं और राज सोनी जी हैं और दादा राव जी हैं और अनिल यादव जी हैं और पुनीत राजपूत जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखते हैं आपके जवाब के माध्यम से। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल शायद हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक पुराण है, वामन पुराण। इस पुराण के बारे में कई लोगों ने सुना होगा। और इस पुराण के अनुसार जो यमुना नदी है, उसका पानी एक बार काला हो गया था। और ये काला पानी इसलिए हुआ था, कोई एक ऐसा शख्स था या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जो उस पानी में कूद गई थी। तो 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है भगवान शंकर, दूसरा ऑप्शन है तक्षक नाग, तीसरा है भगवान श्री कृष्ण और चौथा है माता काली। यानी इन चारों में से कोई ऐसा था, कोई ऐसी दिव्य शक्ति थी
जो इस यमुना नदी में कूदी और कूदने के बाद पानी काला हो गया। और ये इस घटना का जो विवरण है वो वामन पुराण में लिखा हुआ है। तो आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।